सर जानना चाहेंगे कि केवल 3,000 रुपए से आपने ठेकेदारी शुरू किया और वो भी एक विवादित सड़क से। 1992 उस समय ना हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारा जुनून था, हम का नहीं विवाद नहीं, या तो भैया हम सड़क बना के आएंगे और या तो मर जाएंगे तो वहीं हमारी कब्रिस्तान बना देना। उसके बारे में सुना कि ये बहुत अच्छा है, हर मामले में बहुत तेज है, तो हम उस बच्ची को भी मैं गोद लिया हूँ। और जब तक वो पढ़ेगी, जितना पढ़ेगी, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा और भगवान चाहा तो उसकी शादी का खर्चा मैं पूरा निभाऊंगा। क्या बाप का पूरा फर्ज निभाऊंगा सर। इसकी सीमा नहीं थी आपके जीवन में, इतना संघर्ष था। आप 300 रुपए की किराए के मकान से लेकर और 3,000 की ठेकेदारी तक का ये सफर कैसे तय किया आपने, और इससे आप कैसे संभलते थे? सर 15 साल की उम्र में जब आपने घर छोड़ा नौकरी के लिए, सर उसके पीछे की क्या कहानी थी आपकी लाइफ की? गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी होती थी, तो उस समय मैं 15 साल की उम्र में यहीं रावल पेपर मिल और रायबरेली पेपर मिल हुआ करती थी, तो मैं उसमें नौकरी करता था। कक्षा 8 में के बाद हमने कभी पैसा, शायद 7 से हमने पैसा कभी घर से नहीं लिया, न पढ़ाई का, न अपने कपड़े का, न किसी चीज़ का। आपने अपने बेटे की HDFC बैंक के मैनेजर को क्यों छुड़वाया? क्योंकि अक्सर हर पिता चाहता है कि उसका लड़का एक अच्छी कंपनी में जॉब करे, और आपका लड़का तो HDFC जैसी बड़ी ब्रांच में मैनेजर था, और फिर आपने उसको वो मैनेजर का पद से छोड़ने के लिए क्यों बोला? सर जब आप खुद कार लेते थे तो आप कभी अपने फैमिली में नहीं बताते थे जी। और सेम आपके लड़के ने किया, जब उसने कार लिया तो अपने फैमिली में नहीं बताया। गैरेज पहले बना दिए थे कि गाड़ी हम खड़ी कहाँ करेंगे। कच्चा घर तो मेरा कच्चा था, अच्छा, लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लिए हमने एक पक्का कमरा बनाया था। सर जब आप हर 1 से 2 हफ्ते में ग्राम सभा में हर घर से मिलने जाते थे जी, तो उस टाइम क्या कोई राजनीति या रणनीति आप तैयार करने जाते थे, या सबके दिल से जुड़ाव करने जाते थे? हर लड़की की शादी में, चाहे गरीब हो या अमीर, हर लड़की की शादी में 1500 रुपए उसके घर पहुंचा देता हूँ आज भी। सर वो 10 साल हो गया, 10 साल से। हाँ, वो 10 साल लमसम पूरा हो रहा है। आपको कुछ दिनों के लिए एक बड़ा पद दे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या रणनीति रहेगी भारत से गरीबी हटाने के लिए? और हमने 8 बीघे जमीन खरीदी है। ओके। और उसी के लिए खरीदी। हमारा उद्देश्य था कि हम एक अच्छा सा स्कूल बनना, और अच्छा सा स्कूल, मतलब जैसे आज की जो जनरेशन, जो आज का चल रहा है समय, उस दौर का एक अच्छा सा स्कूल बनाने के लिए हमने बाउंड्री वाउंड्री सब करा दी है। थोड़ा किसी को वो हमारे साथ बुरा कर रहा, हम उसके साथ बुरा करेंगे, तो मामला आगे बढ़ता रहेगा, मतलब दुश्मनी आगे बढ़ती रहेगा। वो हमारे साथ बुरा करे, हम उसके साथ अच्छा करेंगे, तो कब तक हमारे साथ बुरा करेगी? एक चीज आपने काफी अच्छा बताया कि विपक्ष खत्म करने का तरीका जो है वो आपने काफी यूनिक बताया। देखिए हमारा ये भी है, दूसरी चीज, अगर किसी ने एक लाइन खींच दी है तो उस लाइन को मिटाओ मत। उस लाइन को मिटाने में हम खुद मिट जाएंगे। एक बड़ी सी लाइन आगे खींच दो, अपने आप मिट जाएगी। क्या बात है। ब्रजेश सिंह ऐसी किस चीज पे गर्व महसूस करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ रायबरेली की जमीन से उठकर संघर्ष की मिसाल बने ब्रजेश कुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं। एक ऐसा नाम जिन्होंने गांव की राजनीति में एक इतिहास लिखा, जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़ी और हर उस मोड़ पर खड़े रहे जहां लोग हार मान जाते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इतनी संघर्ष भरी जिंदगी में आपने इतना बड़ा नाम कमाया रायबरेली में, इसके पीछे की क्या कहानी थी? क्या आप बचपन से ही राजनीति करना चाहते थे? नहीं, बचपन से कोई राजनीति में नहीं करना चाहता था जी। हमारे पिताजी बहुत एक किसान थे, मैं किसान का बेटा था। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जी, लेकिन राजनीति तो करने का हमको कभी शौक नहीं रहा, लेकिन सेवा करने का हमको शौक रहा। बिल्कुल। कि क्योंकि मैं गरीबी से पला, ओके। तो
गरीब लोगों की सेवा करना ये हमारा उद्देश्य बचपन से रहा कि हम अगर हमारे पास बाई चांस पैसा आएगा, मतलब ख्वाब हम बहुत सजाते थे ओके। कि अगर पैसा आएगा तो लोगों की मदद करेंगे। परिवार हमारे जैसे 5 भाई थे जी। तो सब बच्चों को मैंने पढ़ाया और कि रायबरेली 2001 में मैं रायबरेली आया। सबसे बड़े आप थे? नहीं, हमसे 3 बड़े भाई हमारे थे। ओके। तो 2001 में मैं रायबरेली आया जी। और उस समय हम इस क्षेत्र से थे कि हमको लोग, क्योंकि ठाकुरों को वहाँ बड़ा दबदबा, माओ ब्लॉक में बड़ा दबदबा माना जाता था, तो लोग हमको किराए का मकान नहीं देते थे। एक हमारे मित्र थे जी, उनसे कह के हमने मकान लिया। लेकिन जब वो जाने के अमावा ब्लॉक के हैं, 1000 रुपये किराए पे मकान, तब उस समय पे यही मलिक मऊ कॉलोनी में हमने लिया। और जब वो जाने कि ये अमावा ब्लॉक के ठाकुर हैं तो उन्होंने हमसे मकान खाली करने के लिए कहा। ओके। तो हमने कहा चाचा जो है मकान अभी हमको कोई दूसरा किराए पे मिल जाएगा तो हम दे देंगे, आपका मकान हम कब्जा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, हम बच्चों को पढ़ाने आए, बस यही मेरा एक उद्देश्य था। क्योंकि मैं किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाया, वो आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल सर, जानना चाहेंगे कि 1947 से 2015 तक आपके गांव में कोई चुनाव नहीं हुआ, क्या वजह रही उसके पीछे? और जब आपने 2015 का पहला चुनाव जीता तब उस गांव की क्या रिस्पॉन्सिबल थी? देखिए, चुनाव नहीं हुआ, ये हमारे माननीय विधायक जी थे अखिलेश सिंह जी और इनके पिताजी पहले बाबू दुन्नी सिंह जी बहुत अच्छे इंसान थे। तो वो निर्विरोध बना दिया करते थे, लोगों को कह दिया करते कि वो बन जाएं। बिल्कुल। और उसके बाद विधायक जी भी यही करते थे, किसी को कह देते कि वो प्रधान बन जाए। तो चुनाव, क्योंकि सामंजस्य अच्छा रहा जी, लेकिन बीच में सामंजस्य बिगड़ा तो 2015 में चुनाव की बिगुल बची और हम 1998 में कंट्रोल की दुकान हम चलाए हुई थी हमारी। तो सेवा, हम कंट्रोल की दुकान चला के लोगों गरीब की सेवा करना, क्योंकि राशन हर घर तक पहुंचाना, हर गरीब तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य था। हमारा आज भी उद्देश्य ये नहीं, क्योंकि कंट्रोल की दुकान आज भी मेरे नाम से है। अच्छा। आज भी मेरे नाम से कंट्रोल की दुकान है। तो हमको ये था कि मतलब हम गरीबों के किस उससे सेवा की, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट जो शासन राशन दे रहा तो वो घर घर पहुंचाना, बिल्कुल हर गरीब तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य था। सर, जानना चाहेंगे कि केवल 3000 रुपए से आपने ठेकेदारी शुरू किया और वो भी एक विवादित सड़क से। उस वक्त ठेकेदारी का तो हमारा खैर कोई उद्देश्य नहीं रहा जी, लेकिन क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत संघर्षपूर्ण रही और एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि ठेकेदारी करोगे, तो हम उस समय माननीय विधायक जी के यहाँ गाड़ी चलाया करता था। ओके। मैं ड्राइवर था, मतलब गाड़ी उनकी चलाया करता था। तो हम कहा यार मेरे पास पैसा ऐसा ठेकेदारी का कोई वो नहीं है, कहीं पैसा ऐसा कुछ है? तो हम कहा हाँ पैसा है। कहीं कितना है? तो हमने कहा 3000 रुपये है मेरे पास। ओके। तो उस समय हमको 3000 रुपये, वो हमको लगता था कि 3 लाख के बराबर था, कि हमारे पास बहुत बड़ी रकम है। तो उस समय हम कहें कि हमका पैसा, कहीं पैसा है कुछ? हम कहा पैसा बहुत है, चिंता मत करो। तो हम पूछे कि कितना है? तो हमने कहा 3000 रुपये हैं। तो बहुत देर तक हंसते रहे वो, बहुत देर तक, काफ़ी देर तक हंसते रहे। तो फिर वो दरअसल वो हमको पूछे इसलिए कि वो सड़क विवादित थी और हमको लेके गए कि यार वहाँ थोड़ा सा विवाद है और हम थोड़ा जुनूनी थे और हमको शौक भी था कि चलो चलो एक बार ठेकेदारी भी करके देखते हैं। तो ये बात है 92 की जी, 1992। उस समय ना हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो हमको साथ लेके गए कि चलो साथ में काम करेंगे। उनका नाम से रजिस्ट्रेशन था, तो साथ में काम करेंगे। तो बाबरी मस्जिद उस समय ढहाई गई थी। हाँ, ओके। तो बाबरी उसी समय पे ये हुआ। तो विवाद वहाँ था, मुसलमान के खेत से रास्ता उधर से निकलना था और माननीय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनकी सड़क पास की हुई थी, लेकिन 5 साल से विवाद के चक्कर में सड़क नहीं बन पाई। तो विधायक जी के भाई थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ सड़क बनाने मत जाओ, नहीं बहुत विवादित है, वहाँ बहुत विवाद होगा। तो हमारा जुनून था, हम कहा नहीं विवाद नहीं, या तो भैया हम सड़क बना के आएंगे और या तो मर जाएंगे तो वहीं हमारी कब्रिस्तान बना देना। ये जुनून था हमारा कि नहीं सड़क हम बनाएंगे। और वो एक ऐसा गांव था कि उस गांव के लिए उड़वा ग्राम सभा है बहादुरपुर ब्लॉक में,
उस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं था। अगर उस गांव कोई आदमी जाता तो मेड़ से जाता था, साइकिल मोटरसाइकिल जो भी गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल जाता, खेत से मेड़ से जाता था। तो वो सड़क उस समय हम बनाए तो वहाँ काफ़ी विवाद ये हुआ कि महिलाएं आके लेट जाती थी, उनका पैर पकड़ के लोगों को छिदा के बाहर करते थे। तो इस तरह से करके जो है पुलिस भी आई थी उसमें जी। लेकिन वो सड़क हम रात में रुक के वो रात में हम 5 दिन के अंदर वहाँ से लेबर नहीं आ पाते थे, क्योंकि मोहम्मडन का इतना दहशत था कि वहाँ की लोकल लेबर नहीं आती थी। तो यहाँ से ट्रक से लेके लेबर गए थे। लेकिन जब एक दिन हम काम चलवाए तो वहाँ की लोकल लेबर थोड़ा सा साहस बढ़ा और फिर लोकल लेबर आने लगी। अच्छा। तो 5 दिन में हमने 1.5 किलोमीटर सड़क बनवाई। एक दिन में 300 लेबर काम करती थी। उस समय लेबर की मजदूरी थी 15 रुपये। 15 रुपये। तो मास्टर रोल से पैसा बढ़ता था। तो 5 दिन के बाद पैसा भी बटा, लेबरों को वहाँ पैसा दिया गया। तो उस समय 15-15 हज़ार रुपये 5 दिन के अंदर 15-15 4 लोग थे मिल के काम किए थे। तो 15-15 हज़ार रुपये चारों लोगों को मिला, बचत मिली। ओके। जब बचत मिली तो हमको लगा कि यार इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। मेहनत करके काम कराएं तो 15,000 रुपये जब बचा, उसी से हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया ठेकेदारी की तरफ। हम उसी से मुड़ लिए। फिर पूरी ठेकेदारी का हमने काम कराया। लमसम 60 से 70 हज़ार रुपये पूरे उसमें बचा होगा उस काम में हमको। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि ये जब आपने बताया कि जब उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं जी। तो आपने बताया मेरे पास 3,000 रुपये। जी हाँ। और वो 3,000 आपको 3 लाख के बराबर लगते वो थे। हमको 3 लाख के बराबर। कॉन्फिडेंस कैसे लाते थे आप कि ये मतलब जुनून कैसा है आपके अंदर कि ये 3,000? नहीं, आज भी मेरी सोच है। हमारे पास अगर आज 1 लाख रुपए, हमारी ये शुरू से सोच थी। जब हमारे पास 10 रुपए हुआ करते थे तो मैं 1000 के बारे में सोचता था। और जब मेरे पास 1000 आते तो लाख के बारे में सोचता था। कभी हमारा मनोबल कभी डाउन नहीं हुआ। क्या बात। और मेहनत से कभी मैं डरा नहीं। और आज भी मैं ईमानदारी पे ही भरोसा करता हूँ। और शिक्षा, पैसे के कारण हमारी शिक्षा नहीं, आज भी अगर हम अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं तो वो शिक्षा की। क्या बात। क्योंकि किसी परिस्थिति बस हम नहीं पढ़ पाए, इतना पढ़ाई हम नहीं कर पाए। लेकिन हमको शौक़ बहुत रहा। लेकिन आज भी मेरे बच्चों का शौक़ रहा कि मतलब बच्चों को हम पढ़ाएं और बहुत ऊंचाई तक ले जाएं। सर, आज भी अगर आप अशिक्षित लोग को देखते होंगे तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्योंकि अभी भी सरकार बीजेपी की है, लेकिन ऐसे भी रैन बसेरे में कुछ लोग हैं जो अशिक्षित रह जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1 महीना पहले भाई मैं स्कूल में गया था जी। तो बच्चों का कुछ प्रोग्राम था, जो बच्चे टॉपर पे आए थे। तो वहाँ के टीचर और मास्टर ने सबको हमको बुलवाया जी। हम गए तो एक बच्ची थी जिसका कोई नहीं है। ओके। उसका बाप खत्म हो गया, उसकी माँ है, वो करीब 10 साल की बच्ची है। वो टॉपर आई, शायद मंडल में टॉपर है वो। ओके। और बहुत गरीब है। और उसका एक कच्चा मतलब है पक्का मकान, लेकिन बहुत गिरने वाली स्थिति में है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, गिरने वाली स्थिति। तो उसने बताया बहुत टॉपर है, लेकिन भैया इसका बाप नहीं है। क्योंकि मैं उस ग्राम सभा का प्रधान हूँ। तो हमने कहा, जब उसके बारे में सुना कि ये बहुत अच्छा है, हर मामले में बहुत तेज है, तो हम उस बच्ची को अभी मैं गोद लिया हूँ। ओके। और जब तक वो पढ़ेगी, जितना पढ़ेगी, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा, और भगवान चाहा तो उसकी शादी का खर्चा मैं पूरा निभाऊंगा। क्या बाप का पूरा फर्ज निभाऊंगा इसका। ये कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने आने के बाद मैं देखा हूँ, आज तक जितने भी पॉलिटिशियन रहे, जितने भी अच्छे नेता रहे, किसी के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो कैमरे के सामने ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें बोल। नहीं, हम वहीं स्कूल में बोल के आए हैं और हमने कहा, हम कहा इस बच्चे को जितना पढ़ना हो, हमने टीचर से बोल के आए, जो भी पैसा लगे इस बच्ची से मत मांगना, इसका कपड़े से, जो चीज़ से, हर चीज़ का खर्चा वो हमसे लीजिएगा। और जब बच्ची वो बड़ी हो जाएगा तो बाप का पूरा फर्ज निभाएंगे। जैसे अपनी बेटी की मैं शादी करता हूँ, भाइयों की बेटी की शादी करता हूँ, वैसे उस बेटी की शादी करूँगा। ये हमारा वो है। सर, वो स्कूल कौन सा था जहाँ पे आप? ये रसेता प्राइमरी स्कूल है, जूनियर प्राइमरी दोनों हैं। उसी में कंपोजिट है। हाँ, दोनों कंपोजिट है, तो उसी में वो बच्ची है। और जात की भुजवा है। ओके। हाँ, जात की वो भुजवा है। बहुत अच्छी बात है सर। आपके जीवन संघर्ष की सीमा नहीं थी, आपके जीवन में इतना संघर्ष था। आप 300 रुपए की किराए के मकान से लेकर और 3,000 की ठेकेदारी तक का ये सफर कैसे तय किया आपने, और इससे आप कैसे संभालते थे? नहीं संभालते, हम जैसे ठेकेदारी किए तो ठेकेदारी में हमारा मनोबल, जब हम वो पहली ठेकेदारी किए तो मनोबल हमारा बढ़ता गया। दूसरे के नाम से काम करते थे उस समय, क्योंकि उस समय कैरेक्टर और हैसियत दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल। तो उस समय मेरी कोई हैसियत नहीं थी,
क्योंकि मैं दूसरे के नाम से काम करता था, साथ में जाता था। सुबह मैं खाना बांध के सुबह 6 बजे मैं कहीं काम चलता था, किसी दूसरे मतलब पार्टनर में ही काम करते थे, तो लेकिन उसके साइड पे मैं पहुंच जाता था। एक मुंशी की तरह मैं काम करता था। तो जो भी उनका बचत, जो भी उनका हिस्सा हमको लगता था तो वो दे देते थे, हम उसी से संतुष्ट रहते थे। ओके सर, 15 साल की उम्र में जब आपने घर छोड़ा नौकरी के लिए, सर उसके पीछे की क्या कहानी थी आपकी लाइफ की? अब हमको क्योंकि पढ़ाई कक्षा 8 पढ़ने के बाद क्योंकि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी, गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी होती थी। तो उस समय मैं 15 साल की उम्र में यहीं रावल पेपर मिल और रायबरेली पेपर मिल हुआ करती थी, तो मैं उसमें नौकरी करता था जी। तो उसमें क्या हुआ कि 10 से 6, 10 बजे से 6 बजे तक? नहीं, सुबह 8 बजे से जी, हाँ, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक शाम को, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी सुबह हुआ करती थी। 10 शायद 8 बजे 2 बजे, हाँ 2 बजे तक, 6 से 2, 6 से 2 मैं नौकरी करता था। फिर उसके बाद 2 बजे छूटता था, घर जाता था साइकिल से, और साइकिल से, क्योंकि एक सेकेंड हैंड साइकिल थी हमारे पास, तो साइकिल से घर जाता था और 10 बजे से 6 बजे तक दूसरी फैक्ट्री में नौकरी करता था। डबल और मतलब और न 2 जगह पे नौकरी करता था कि क्योंकि हम पढ़ाई का खर्चा, अपना खर्चा उसी से मैं निकालता था। क्या बात है सर। हम कभी कक्षा 8 में के बाद हमने कभी पैसा, शायद 7 से हमने पैसा कभी घर से नहीं लिया, न पढ़ाई का, न अपने कपड़े का, न किसी चीज़ का। सर तब के ब्रजेश कुमार सिंह और आज के ब्रजेश कुमार सिंह, इनमें आप क्या अंतर देखते हैं सर? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आज आप इतने बड़े मुकाम पे हैं सर, इसको देख के कहीं ना कहीं तो आपकी फैमिली को और आपको भी खुशी लगती होगी। हाँ, हमारे माँ बाप, पिताजी खैर नहीं हैं जी, लेकिन माँ, जब मैं बचपन में था तो हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया करता था। ओके। तो हम माता जी से अपने पूछे कि माता जी, हमको सब गांव में सबका निमंत्रण आता, मेरा निमंत्रण क्यों नहीं आता? लोग हमको निमंत्रण क्यों नहीं देते हमारे घर को? तो माता जी हमारी बोली कि भैया अरे वो लोग बड़े लोग हैं, इसलिए उनके यहाँ था, हम लोग गरीब लोग हैं, तो इसलिए कोई निमंत्रण हम लोगों को नहीं देता है। तो हम कहा क्यों नहीं देता? अरे कहें, हम कहा उन लोगों को तो देता है। तो कहें भैया उनका जो है कर्म ताला है। माता जी हमारी कहती हैं कि उनका कर्म ताला है जी। तो हमने माता जी से कहा, हमका कर्म तो ताला हमको भी बनाना है, वो चाहे जैसे भी, और आज आप वो बना दिए। और ये ऊपर वाले की कृपा और गरीबों की दुआएं हमारे साथ, हम तो यही मानते हैं, हमारे परिवार की दुआएं और गरीबों की दुआएं मेरे साथ हैं। बस वही का हम वही मानते हैं, ऊपर वाले की भी दुआएं हमारे साथ हैं, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो हमको लगता है कि जो भी इंसान अच्छा काम करेगा, ईमानदारी से करेगा और मेहनत से करेगा तो आगे जरूर जाएगा। सर जानना चाहेंगे कि आपने अपने बेटे की HDFC बैंक के मैनेजर को क्यों छुड़वाया? क्योंकि अक्सर हर पिता चाहता है कि उसका लड़का एक अच्छी कंपनी में जॉब करे, और आपका लड़का तो HDFC जैसी बड़ी ब्रांच में मैनेजर था, और फिर आपने उसको वो मैनेजर का पद से छोड़ने के लिए क्यों बोला? देखिए, आज भी हम शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। बिल्कुल। और हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने भाई के बच्चों को पढ़ाया, सबको यहीं। जब 2001 में मैं आया तो मैं अपने ही बच्चों को लेके नहीं आया, क्योंकि भाई के बच्चों को भी मैं लेके आया। ओके। भाई के जितने बच्चे थे सबको मैं रायबरेली लेके आया, और उसमें हमारी पत्नी ने भी हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि 3-3 साल के भाई के बच्चों को लेके आना, उनकी सारी जिम्मेदारी निभाना। हम तो चलो पैसा मेहनत करके पैसा लगा देते थे, लेकिन हमारी जो पत्नी थी उन्होंने बहुत मेहनत की। बच्चे कैसे पाले जाते हैं, बच्चों को स्कूल में मतलब टिफ़िन लेना, कपड़ा पहनाना, नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी भी होती थी। तो उन्होंने हमारे हर संघर्ष में हमारा साथ निभाया। सर लेकिन जब आपने HDFC बैंक के मैनेजर के पद से अपने बच्चे को हटने के लिए क्यों बोला था? हटने के लिए इसलिए बोला कि हम इसको देखते थे तो अक्सर ही परेशान रहता था। तो हम इससे पूछे, जब हम 8 बजे फ़ोन करें रात में, बेटा कहाँ हो? पापा भी ऑफिस में हैं। 9 बजे फ़ोन करें, कहाँ हो? ऑफिस में। हम कहा यार किस तरह की नौकरी है तुम्हारी? तो हम इससे कभी आज तक ये नहीं पूछें कि तुम्हारी सैलरी क्या है, तुम कितना कमाते हो, कभी हमने पूछा नहीं इसके बारे में। और ना कभी हमने चेष्टा की कि नहीं वो हमको दे या कुछ करे, ये हमने कभी पूछा नहीं। वो क्या करता था क्या नहीं करता था, बचाते थे कि नहीं बचाते थे, ये भी हमने कभी नहीं पूछा कि तुम बैंक बैलेंस करते हो कि क्या करते हो, क्या खर्चा है तुम्हारा, तो ये सब कभी नहीं पूछा। लेकिन ये परेशान देखें कि जब पूछे भैया सुबह उठता तुरंत उसमें फ़ोन से परेशान, अरे पापा अभी रुक जाइए, अभी हम वो ऑनलाइन वो कर रहा, अभी थोड़ा बात कर रहे हैं, अभी कस्टमर से बात कर रहे हैं। तो हमको लगा, हमको बेटा कितना पाते हो?
तो एक दिन गुस्सा में पूछे कितना पाते, तो बोले कि 50-60 हज़ार रुपये मिल जाता है। तो हम कहा यार 50-60 हज़ार रुपये में हम कहा कितने दिन में कितना बढ़ेगा? तो कहें पापा हाँ अगर 2-4-10 साल करेंगे तो हम कहा कितना सैलरी हो जाएगी? कहें वो 1 लाख हो जाएगी, 100 लाख हो जाएगी बस। तो हम कहा यार तुम ऐसा करो कि तुम रिजाइन कर दो यार क्या बात है। क्योंकि हम कहा इससे क्या करोगे, साल में तो यार 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए कमाओगे तुम, तो क्या होगा, तो इससे अच्छा तुम व्यवसाय करो यार। तो हमने उसका रिजाइन का लेटर दिला दिया। क्या बात है सर। जब आप खुद कार लेते थे तो आप कभी अपने फैमिली में नहीं बताते थे जी, और सेम आपके लड़के ने किया, जब उसने कार लिया तो अपने फैमिली में नहीं बताया। हाँ ये बात सही है कि 99 में हमने मारुति कार खरीदी थी उस समय, और हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन ये ठेकेदारी से कमा के उस समय हमारे पास शायद 99 में 2 लाख रुपए था हमारे पास। तो हमारे एक मैनेजर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हम गए थे नगद कार खरीदने, तो कहा कि ऐसा करिए कि वो फाइनेंस करा लीजिए और 1.5 लाख रुपए एफडी कर दीजिए, बाकी फाइनेंस। तो हम एक साल के लिए फाइनेंस करवाएं। उस समय 2,05,000 की कार हुआ करती थी 99 में जी, और हमारे क्षेत्र की शायद पहली कार भी थी। ओके। तो हम लिए, तो हमारी माता जी, क्योंकि मैं विधायक जी के साथ गाड़ी चलाता था, तो जब लेके घर गया तो माता जी हमारी पूछी कि भैया किसकी गाड़ी चला रहे हो? तो हमने कहा कि अम्मा गाड़ी किसी की नहीं चला रहा हूँ, ये अपनी खुद की गाड़ी है। तो उनको किसी को विश्वास है न पड़े कि अरे ये गाड़ी कहाँ ले आएगा। तो क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा हम बचाए थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको विश्वास है न पड़े कि गाड़ी कहाँ से ले आएगा क्या है। काफ़ी दिन तक लोगों को क्षेत्र में न विश्वास पड़े, लेकिन उस समय हम गैरेज पहले बना दिए थे कि गाड़ी हम खड़ी कहाँ करेंगे। कच्चा घर तो मेरा कच्चा था, अच्छा, लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लिए हमने एक पक्का कमरा बनाया था। ओके। पहले कमरा बनाए थे, तब बाद में गाड़ी लाए थे। सर लेकिन जब आज आपका लड़का ये किया तब आपने क्या समझा? आपको अपनी बचपन की याद तो आई हमको वापस? अपनी बचपन की याद आ गई। उस समय हमको बचपन की याद आई कि जिस तरह हम गाड़ी मतलब किसी से हम, क्योंकि कई गाड़ी खरीदें। 2012 में हमने फार्चूनर खरीदा, फिर 13 में भी, 14 में भी हम कई गाड़ी मतलब लिए, स्कॉर्पियो लिए, होंडा सिटी लिए, मतलब गाड़ी हमने कई खरीदी। तो कभी किसी से बताते नहीं थे, घर में ना अपनी पत्नी से ना बच्चों से, किसी से नहीं बताए। जब 2012 में हम गाड़ी लाए तो हमारे ये बेटे का मेरा एक दोस्त था, क्योंकि बच्चा ये छोटा था, ये पढ़ते थे, तो इनका दोस्त था कि अरे पापा तुम्हारे यार फार्चूनर लेके आए हैं। तो उस समय थोड़ा सा विधायक जी के पास फार्चूनर नहीं थी, हम शायद रायबरेली की 4थी या 5वीं फार्चूनर थी मेरे पास। तो लोग हमको ये भी कहें कि यार विधायक जी के पास गाड़ी नहीं है और तुम गाड़ी लेके आए हो। तो थोड़ा सा एक मन में वो भी हुआ, लेकिन हम कहा यार देखिए गाड़ी हम लाए हैं, गाड़ी देखिए हमारी अपनी शौक थी। गाड़ी हम ये नहीं कि वो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो जब चाहेंगे तब ले आएंगे यार, लेकिन हमारी ये उम्र लौट के नहीं आएगी। जो आज शौक हमारा, जो आज जुनून है, जो उम्र है, ये पैसा तो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, लेकिन ये समय नहीं आएगा। क्या बात है। तो वो उस में हमने गाड़ी ली, और बेटा जब लाया तो हमको अपना वही चीज़ हमको अपना दिया। आपको पता कैसे चला था जब आपके बेटे ने गाड़ी लिया? तो गाड़ी पता जब घर पे दरवाजे लेके आके, जैसे हम लेके आके खड़े हो जाते थे, वैसे ये भी लेके आके खड़ा हो गया। तो इनकी मम्मी को भी विश्वास न पड़ा, अच्छा, कि ये 60 मतलब इतना पैसा कमा कमा के कैसे क्या क्या बचाया, क्योंकि कंजूसी किया होगा। हाँ, कंजूसी करके ही पैसा बचाया होगा, हमको लगता है जहाँ तक कि कंजूसी करके पैसा बचाया होगा। कैसे किया क्या आज तक अभी हम नहीं पूछे कि बेटा कैसे कैसे करके लाए हो, लेकिन गाड़ी लाया वो। इस चीज़ की खुशी भी हमको बहुत ज़्यादा मिली। बिल्कुल जी सर, जब आप चुनाव जीते थे जी, उसके बाद से आप हर 1 से 2 हफ्ते में पूरे ग्राम सभा के हर घर में मिलने जाते थे। देखिए चुनाव हमारा उद्देश्य था लोगों की सेवा करना। हमको लगा कि चुनाव से ही हम लोगों की सेवा का एक मध्यस्थ हमारा बन जाएगा। और मदद तो हम पहले से करते थे, और चुनाव के बाद फिर हमको लगा कि हम अपने गांव को शहर जैसा बनाएं। और जो लोग गांव से छोड़ के शहर चले गए थे किसी कारण बस, वहाँ मतलब दबंगई उबंगई होती, तो खैर अब तो कोई दबंगई नहीं होती। तो हम चाहते थे कि शहर से लोग गांव आएँ। आज गांव को हमने अच्छा बनाया, मतलब अच्छा, कोई ऐसी गली नहीं है जो कच्ची हो, कहीं कीचड़ ओपन में नहीं, जल्दी हम अंडरग्राउंड नालियाँ बनाएं। तो सेवा करने का हमको इससे अच्छा माध्यम कोई मिला नहीं। सर जब आप हर 1 से 2 हफ्ते में ग्राम सभा में हर घर से मिलने जाते थे जी, तो उस टाइम क्या कोई राजनीति या रणनीति आप तैयार करने जाते थे या सबके दिल से जुड़ाव करने जाते थे? नहीं नहीं, हमको तो केवल जुड़ाव था। आज भी हमको लगता है अगर हम 2 दिन गांव नहीं जाते तो हम मतलब लगता है कि हम महीनों नहीं गए हैं। क्योंकि हम जब जाते हैं तो लोगों से मिलना,
जैसे गवर्नमेंट ने चीनी बंद कर दी थी। ठीक है। चीनी बंद कर दी तो हमको लगा कि जब हम चुनाव लड़े और जीते तो जीतने के बाद उसी समय हमने कहा था कि हर लड़की की शादी में, क्योंकि 3,000 की क्विंटल चीनी मिलती थी तो 1,500 के 50 किलो चीनी एक बोरी। बिल्कुल। तो उस समय लोग सांसद और विधायक से लिखाया करते थे कि हमको कोटा वाली चीनी मिल जाए शादी करने के लिए। तो वो हमको आज भी याद आता था। तो बहुत मुश्किल से रियर किसी से एक आध लड़की की शादी में कोई दे पाता था। तो वो हमारे जहन में हमेशा नाचा करती थी। तो हर लड़की की शादी में, चाहे गरीब हो या अमीर, हर लड़की की शादी में 1,500 रुपये उसके घर पहुंचा देता हूँ आज भी। वो 10 साल हो गया। 10 साल से। हाँ, वो 10 साल लमसम पूरा हो रहा है, क्योंकि 2015 से अब तक हम में ही मतलब हमारा कंटिन्यू है कि एक मध्यस्थता है कि सब लड़की की शादी में 1,500 रुपये उसके हम घर पहुंचा देते हैं आज भी। सर 3 साल तक आप किसी और के घर में रहे, क्या वो आपके सबसे ज़्यादा कठिन जिंदगी का सवाल था? कच्चा घर था मेरा, और एक वो था कि हम घर गिरवा दिए। हमारे भाई और पिताजी भी डांटे हमको कि घर तो गिरवा दिए, और 2-3 साल तक हमने घर नहीं बनवाया। गांव में भी लोग हंसने लगे कि घर तो गिरवा दिया, रहने तो हम दूसरे के घर में रहते थे। तो एक तो होता क्या है कि किसी के घर में कितने दिन रहोगे। बिल्कुल। तो वो हमारे लिए बहुत कष्टदायी समय रहा। सर क्या वो समय आज भी कभी याद आता है आपको? हमको आज भी हमेशा हम वही बच्चों को भी सिखाते हैं, और हम अपने समय को कभी भूलते नहीं। जब हम अपना समय याद करते हैं, जब गरीबों को देखते हैं, तो वही हमको हमेशा उत्साहित करता कि मैं किसी गरीब की मदद करूं। क्या बात। तो इमोशनल भी हो जाता हूं, क्योंकि मैं किसी गरीब को देखता हूं तो आज भी हमको लगता है। और अगर हमारे पास भगवान अगर पैसा दे तो मैं वादा करता हूं कि शायद किसी गरीब की लड़की का, अगर पैसे के उद्देश्य से हम चाहते हैं कि किसी गरीब की लड़की या कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, तो हम चाहते हैं तो उसका पूरा खर्चा हम करें, मतलब हम दें। एक बेहतरीन क्वेश्चन सर कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए एक बड़ा पद दे दिया जाए तो आपकी सबसे पहले क्या रणनीति रहेगी भारत से गरीबी हटाने के लिए? देखिए, हम तो सबसे पहले हमारा रहेगा शिक्षा। बिल्कुल। क्योंकि पैसे के उसमें हम शिक्षा नहीं ले पाए, ये हमारा अपना, हमको ये कभी फीलिंग भी होता है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम पढ़ने की इच्छा थी कि मतलब हम पढ़ते आगे। लेकिन सबसे पहले कि मतलब बच्चों को शिक्षित करना। सर क्या आप मानते हैं कि अब प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाई नहीं होती है जो असल बच्चों में पढ़ाई चाहिए होती है, जो टेक्निकल, जो देखिए जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, माननीय योगी जी, हमारे तो जो भी हैं योगी जी हमारे आइडियल हैं। क्योंकि अभी मैं अक्सर योगी जी के बारे में, उनके पूरी जीवनी के बारे में मैं पढ़ा भी करता हूँ, और उस पर यूट्यूब पे कहीं भी उनको देखा करता हूँ। तो जब उनका दिखाया गया कि उनकी बहन आज भी चाय बेचती है, तो हम तो, हमारे लिए तो भगवान के बराबर हैं। क्या बात है। और उन्हीं से मैं अपनी सीख लेता हूँ, और कि जैसे वो सेवा करते हैं तो उनसे वो सीख, सारी चीज़ें हम उन्हीं से लेते हैं कि लोगों की सेवा करना, लोगों को चाहे मतलब शिक्षा, ये सब चीज़, और किसी की मदद करना, अस्पताल, ये सब, तो उस पर ज़्यादा हमारा होता है। सर जानना चाहेंगे कि विपक्ष को लेकर आपका क्या कहना रहता है? क्या बचपन से ही जब आप पहली बार चुनाव लड़े उस टाइम से विपक्ष पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप विपक्ष पे खुल के बोलते हैं, तो आप अपने विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? नहीं, विपक्ष का तो हमारा यह था कि विपक्ष, देखिए हमने विपक्ष खत्म कर दिया अपने नेचर से, अपने स्वभाव से। हमारा ये है कि हम जब प्रधानी का चुनाव हुआ तो हमारे विपक्ष के लोग थे, लेकिन आज भी मेरा उद्देश्य है कि अगर विपक्ष का कोई भी काम हम कभी रोकते नहीं, क्योंकि प्रधान हमको जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया, काम हम सबका करेंगे। और देखिए, मेन हमारा अपना मानना है, बाकी कोई मानता नहीं मानता, किसी को वो हमारे साथ बुरा कर रहा, हम उसके साथ बुरा करेंगे, तो मामला आगे बढ़ता रहेगा, मतलब दुश्मनी आगे बढ़ती रहेगी। वो हमारे साथ बुरा करे, हम उसके साथ अच्छा करेंगे, तो कब तक हमारे साथ बुरा करेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, तो ऑटोमेटिक वो इंसान बदल जाएगा कि यार हम इसके साथ बुरा करते हैं, ये हमारे साथ अच्छा करता है। और दोबारा मैं चुनाव जीता तो पहली बार से ज़्यादा मैं चुनाव जीता,
अभी ये जो दोबारा चुनाव में जीता तो उससे क्योंकि हरजन सीट हुआ, हमारा ट्रैक्टर ड्राइवर है इस बार, क्योंकि रात में सीट चेंज हो गई तो हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया किसी को लड़ा दीजिए, तो हरजन सीट थी, तुम्हारा ट्रैक्टर ड्राइवर है, तो वही हमारा चुनाव लड़ा। लेकिन एक चीज़ आपने काफ़ी अच्छा बताया कि विपक्ष खत्म करने का तरीका जो है वो आपने काफ़ी यूनिक बताया। देखिए हमारा ये भी है, दूसरी चीज, अगर किसी ने एक लाइन खींच दी है तो उस लाइन को मिटाओ मत, उस लाइन को मिटाने में हम खुद मिट जाएंगे। एक बड़ी सी लाइन आगे खींच दो, अपने आप मिट जाएगी। क्या बात है। बचपन से ही पढ़ाई को लेकर आपका लगाव काफ़ी ज़्यादा रहा है जी। क्या इसलिए खुद की पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रह गई? क्या मतलब? कि बचपन से ही आपका जो मन था वो पढ़ाई में ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद आप अपनी स्ट्रगल की वजह से, संघर्ष की वजह से आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। हमको तो आज भी लगता है कि मैं, अगर कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं कि यार हमको फिर पढ़ने का मन करता है क्योंकि मैं विदेश यात्रा करता हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी मतलब थोड़ा सा वो महसूस होती है, बाहर जाता हूँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा उसकी कमियाँ हमको महसूस होती है। हम कहते नहीं बच्चों से। सर आज के युवा जो है, आज का जनरेशन जो है वो सब सोशल मीडिया पे आ रहा है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया से राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है? नहीं, हम सोशल मीडिया से राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है और एक दूसरे से लोग सीखते हैं। अगर भाई सोशल मीडिया से तो लोग सीख रहे हैं, आज सब कुछ सोशल मीडिया से तो जानना है, जितनी चीज़ें हैं सोशल मीडिया से जानना है, तो सोशल मीडिया बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है। जानना चाहेंगे कि गांव की लड़कियां, जो ग्रामीण इलाके की लड़कियां होती हैं, उनकी शिक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ऐसे भी आप देखते होंगे कि गांव के ऐसी भी कुछ लड़कियां हैं जो छोटी बच्ची हैं, जो अपने माता पिता के साथ गेहूं और धान जैसी चीज़ों को काटने भी जाती हैं, तो उनको देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है सर? हमारा क्षेत्र शिक्षा में सही है कि अभी पहले से पीछे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कूल नहीं रहे जी, और हमने 8 बीघे ज़मीन खरीदी है। ओके। और उसी के लिए खरीदी। हमारा उद्देश्य था कि हम एक अच्छा सा स्कूल बनवा, और अच्छा सा स्कूल, मतलब जैसे आज के जो जनरेशन, जो आज का चल रहा है समय, उस दौर का एक अच्छा सा स्कूल बनाने के लिए हमने बाउंड्री सब करा दी है। थोड़ा से की किल्लत के कारण नहीं बना पाए, मतलब थोड़ा सा, लेकिन वो बनाएंगे हम ज़रूर, ये मेरा सपना है। और हम इसलिए बनाएंगे कि मतलब हमारा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं कि उसके लिए हम कमाएंगे कि नहीं, हम पैसा कमाने के लिए स्कूल बनाएंगे। आज भी चाहते हैं, बहुत सी बच्चियां हैं जो शहर नहीं आ पाती हैं, तो उनके लिए वहाँ पे जो है अच्छा सा स्कूल मिल जाएगा। और जो गरीब बच्चियां हैं उसी माध्यम से हम एक सेवा कर पाएंगे कि जैसे आज के जो स्कूल हैं बहुत फीस ले रहे हैं, तो हमारा उसका खर्चा केवल निकल जाएगा, तो हम इसी के सहारे जो है उनकी सेवा करते रहें। इस वीडियो के माध्यम से क्या बता सकते हैं उस कॉलेज या उस स्कूल की फीस कितने रखने वाले हैं आप? देखिए, फीस तो स्कूल के खर्चे निकल जाएं, बिल्कुल, टीचर के मतलब जो भी टीचर का हो वहाँ का मेंटेनेंस निकल जाए, और जितने में हमारी दाल रोटी चल जाए उतनी फीस रहे, बस उतनी फीस चाहिए बस। बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे कि क्या राजनीति आपके लिए सेवा का जरिया है या पावर का रास्ता है? नहीं, सेवा का। और राजनीति का तो बहुत छोटा सा पद है, प्रधानी का बहुत छोटा पद है, और सेवा किसी माध्यम से की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रधान हैं तब भी हम सेवा करें, ठेकेदारी कर रहे हैं उसमें भी सेवा कर सकते हैं 100% हैं, उसमें बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रधान हैं हमारा आज भी है, हमारे ग्राम सभा में आप चले जाइए, लमसम 150 से 200 कॉलोनी हमारे यहाँ बनी होंगी। ओके। और किसी एक इंसान को 10 रुपये, एक रुपये का सिक्का रिश्वत के नाम पे नहीं देना पड़ा होगा जब से मैं प्रधान हूँ। मतलब किसी चीज़ में किसी को 1 रुपये का सिक्का, चाहे कोई कहीं से जाए कहीं से पूछे, तो मतलब वो हमको लगता है कि गरीबों की मदद करना यही एक जरिया है कि चलो ठीक है प्रधान है तो हम मदद कर दें। सर आपके दिन कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? चाय, अखबार या फ़ोन? देखिए, चाय तो मैं बचपन से पीता नहीं था, और आज भी मैं चाय नहीं पीता हूँ। सुबह उठता हूँ तो पहले हमारा योगा, ओके, हम योगा करते हैं, टहलना, योगा करना, ये हमारा मतलब डेली का है। और चाय में पीता नहीं, पेपर, हाँ
डेली मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं उसको पेपर, उठते ही हमको पेपर चाहिए। गर्म पानी मैं पीता हूँ, गर्म पानी है, कुछ देसी चीज़ें जैसे मैं, क्योंकि बाहर का खाना भी हम बहुत कम खाते हैं, घर ही की चीज़ें ज़्यादा खाने हम पसंद करते हैं। तो सुबह चाय से मतलब नहीं रहता, लेकिन गर्म पानी और हमको पेपर चाहिए सुबह। सर लेकिन जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि आप सुबह उठ के योग करते हैं। हाँ। सर आप जब से योग कर रहे हैं तब से क्या लगता है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि योग क्या फिटनेस का जरिया है? लोग जिम जा रहे हैं आज के समय में, क्या जिम और योग दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं? नहीं, योग से अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। और घर में लोग करें, कोई जरूरी नहीं कि कहीं जाएं, घर में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। तो योग हमारे हिसाब से सबसे अच्छा जरिया है। बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे, राजनीति में अब तक के लिए सबसे बड़ा झूठ जो आपके बारे में फैलाया गया? राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या बोले हम कि जो फैलाया गया, तो राजनीति में झूठ हमको फैलाया गया कि हम रायबरेली में रहते हैं और ये जब प्रधानी जब लड़े तो ये रायबरेली में रहते, गांव की कैसी सेवा करेंगे। बिल्कुल। तो वो हमने सिद्ध करके दिखाया कि हम रायबरेली में रह के हम गांव की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। वही सबसे ज़्यादा झूठ हमको, यही हमारे उसमें चुनाव में पूरा ये फैलाते रहे कि यहाँ क्या कर पाएंगे, रायबरेली रहते हैं, तुम लोगों को कहीं ज़रूरत पड़ी तो कहाँ मिलेंगे। तो हमने वहाँ क्योंकि हम भाइयों के लिए मकान तो बना दिए थे, अपने लिए नहीं बनाए थे, तो बाद में हम अपने लिए फिर वहाँ बनाए और फिर प्रॉपर ग्राम सभा में बनाए। ब्रजेश सिंह, ऐसी किस चीज़ पे गर्व महसूस करते हैं? क्या चीज़? ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप गर्व महसूस करते हैं? गर्व हम महसूस करते हैं गरीबों की सेवा करके, हमको यही, इसी चीज़ में हम सबको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। क्या बात है। गांव का वो एक काम जो आप बताना चाहें कि वो एक आपके इमोशन से जुड़ा हो, गांव के ऐसे कोई व्यक्ति जो आपसे जुड़े हो, आपको लगा हो कि हाँ इस आदमी के अंदर मुझे एक इमोशंस दिख रहे हैं, ऐसे किसी की भी एक कहानी आप बता सकते हैं? जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा तो एक हमारे गांव में एक मौर्या की औरत थी जी, तो वो 10-10 रुपये चंदा मांग रही थी। जब शुरुआती चुनाव हमारा था जी, तो हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वो हमसे भी आई कि कहा भैया 10-20 रुपये दे दीजिए, हमारी बिटिया की शादी करनी है। बिल्कुल। तो हम कहा 10-20 रुपये से तुम्हारी बिटिया की शादी थोड़ी हो जाएगी। नहीं, बोली कि भैया कम से कम 20-25 लोगों से ले लिए हैं, इतना पैसा हो जाए कि जिससे हम उन लोगों को चाय बिस्किट नाश्ता करा सकें और हम अपनी बिटिया को विदा कर सकें, क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी नहीं और पति हमारा जो है हमको छोड़ के कहीं बाहर है, मतलब थोड़ा सा नकली नोट बनाने के चक्कर में जेल होल में था। तो वो अकेले परेशान थी, जवान उसकी बेटी थी। तो हमने कहा कितना पैसा इकट्ठा की हो, तो शायद 2 या 2.5 हज़ार रुपये उसने इकट्ठा किया था। तो हमने कहा कितने लोगों से मांगा, तो हमने कहा कि जाके सारा पैसा सबके वापस कर दो और अपने सारे रिश्तेदार जिसको जिसको बुलाना हो सबको बुला लो, शादी मैं करूँगा। और यही हमने रायबरेली में एक रेस्टोरेंट मतलब था, यही रायबरेली से हमने खाना पीना और सारे रिश्तेदारों की व्यवस्था सब हमने किया था। उससे सबका पैसा हमने वापस करा के, हमका वो पूरी जिम्मेदारी हमारी। तो उस समय हमको सबसे ज़्यादा हमको खुशी उसी से मिली। क्या बात है सर। सर जानना चाहेंगे कि आपके बचपन की कोई एक ऐसी शरारत जो आपको आज भी याद हो? बचपन की शरारत, हमारे पिता, हम थोड़ा छदरी थे, बदमाश थे और हमको कक्षा 8 में जब मैं पढ़ रहा था तो हमको एक तो सफारी पहनने को, समय सफारी चली थी तो सफारी पहनने का बहुत शौक था हमको। तो गेहूं बिन के, गेहूं की बालियां बिन के हम पैसा इकट्ठा किया करते थे। जब गेहूं कट जाता उसकी हाँ, उसके बाद जब खेतों में बाली बिन के पैसा इकट्ठा करते, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हमने इकट्ठा किया। तो इतना पैसा किया तो हमारे यहाँ के एक ITI में ये नौकरी करते थे, चचेरे भाई हमारे हैं, तो वही नौकरी किया करते, तो उनको पैसा दिया तो वो हमको कपड़ा ला के तो दिए, लेकिन शर्ट हुई हमारी, पैंट का कपड़ा नहीं था, सफारी सूट। हाँ, तो वो हमको आज भी याद आता रहता है, क्योंकि वो सफारी का शर्ट तो ले आए लेकिन पैंट नहीं। हम कहा भाई पैंट नहीं लाए हो? कहीं यार इतना पैसा नहीं था, तुम इतने पैसा दिए थे, इतने की वो शर्ट मिल पाई। तो हमने सफारी शर्ट सिला ली, तो काफ़ी दिन तक शर्ट रखी रही, लेकिन फिर पैसा हमारे पास नहीं व्यवस्था हुई, तो हम नीचे पैजामा और ऊपर सफारी शर्ट पहन के मैं कक्षा 8 में स्कूल गया। तो बच्चे बहुत हंसे, लड़कियां भी बहुत हंसी। तो वो दिन आज हमको बहुत याद आते हैं। क्या बात है सर। और टीचर कहते थे कि इसको जो है, हमको लगता था कि बहुत इतने शरारती थे, तो टीचर कहते कि कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा,
ये हमारे स्कूल का सबसे निकम्मा लड़का है। और आज भी वो टीचर मिलते हैं तो कहते हैं कि आज वो सबसे अच्छा लड़का निकला। बिल्कुल सर, ऐसा होता है काफ़ी बार। सर जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट नेता कौन है और क्यों है? आपका जो सबसे पसंदीदा नेता कौन जी, है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सर ऐसी क्या चीज़ें जो आप उनसे सीखते हैं? देखिए, वो तो खैर बहुत बड़े नेता हैं, उनसे सीखना है हमको, बिल्कुल। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। वो जो कुछ किए दूसरे के लिए किए, अपने लिए, अपने बच्चे को पढ़ाना, ये तो हर इंसान करता है। जानवर भी होता अपने बच्चे को पालता है। लेकिन वो सही नेता इसलिए हैं कि एक तो ईमानदार हैं। बिल्कुल। ईमानदारी के चक्कर में और इस समाज के चक्कर में उन्होंने कभी अपने परिवार को ध्यान नहीं दिया। और हमको गरीबों की इतनी मदद शायद ही कोई इस भारतवर्ष में, शायद ही कोई आज तक के इतिहास में, हमारे जीवन में ऐसा कोई नेता मिला हो जो गरीबों की मदद किया हो, और ईमानदार, और क्या बोलेंगे इसको कि मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट चला रहे हैं, बदमाशी और ये सब ख़त्म किए हैं, गुंडागर्दी, तो इसलिए उनको हम बहुत हमारे आइडियल वही हैं और एक तरह से हमारे भगवान भी हैं। सर बेहतर नेता कौन, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी। सर बेहतर विपक्ष कौन पार्टी निभा पा रही है? कि एक विपक्ष का पद क्या कांग्रेस निभा रही है अच्छे से, सपा निभा रही है, बसपा निभा विपक्ष रही है? का तो सही कोई निभा ही नहीं पा रहा है। सत्य पूछो तो कोई नहीं निभा पा रहा है विपक्ष का। विपक्ष कहाँ निभा रहा? वो तो जातवाद का एक बढ़ावा दे के, कहीं जात के नाम पे, कहीं इसके नाम पे, कहीं इसके नाम पे, यही विपक्ष करता है। इसके अलावा क्या है विपक्ष के पास? सर अक्सर देखते होंगे कि विपक्ष हमें घेरता है जातिवाद के हमको चुनाव में। सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी चीज से होती है तो वो जातिवाद के नाम पे। सर क्योंकि विपक्ष कहता है कि बीजेपी जो है वो जातिवाद कभी के चुनाव हिंदू, लड़ती है। कभी मुस्लिम, कभी यादव, कभी मौर्य, कभी ये सब हमारा अगर चले, अगर हमारा चले तो विश्वास करिए कि हम जात का नाम ही खत्म कर दें। सिर्फ नाम हो, उसमें आगे जात का टाइटल खत्म कर दें पहले तो, कि ये जात, तो ये जातवाद ना हो तो वैसे इससे अच्छा कुछ नहीं है। सिंह लगा दो, मौर्य लगा दो, ये लगा दो। आज जाते के नाम पे तो सारा झगड़ा हो रहा है, जितने विवाद हो रहा है। अभी देखिए, जब भी देखो विकास की बात कोई विपक्ष करता है क्या? जब भी करता है तो यही जातवाद की बात करता है। उस जात को गाली दे दिए, उस जात को गाली दे दी, यही तो चल रहा है इतने दिन से। अभी देखिए, अभी वहाँ हुआ तो उसमें भी वो लेडी भाई बहन है वो हमारी, इतना वो करके जान जोखिम में डाल के पाकिस्तान के ऊपर गई, तो उसके ऊपर भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म पे चुनाव जीतती है, हिंदू और मुस्लिम करके? नहीं, धर्म पे हम ये नहीं मानते। वो अपने काम पे चुनाव जीतती है। सर क्या बीजेपी का राम मंदिर बनवाना, क्या ये एक धर्म का मुद्दा नहीं था? क्या चीज़? बीजेपी का राम मंदिर बनवाना क्या एक धर्म का मुद्दा नहीं था? क्योंकि बीजेपी राम मंदिर बनवाने के बाद भी अपनी अयोध्या सीट हारी, इसके पीछे क्या कोई बड़ा कारण था? नहीं, राम मंदिर बनवाना ये तो अच्छी चीज़ है, मंदिर बनवाना चाहिए। बिल्कुल। मंदिर बनवाया, क्या बुरा किया? वो लोग कोई मस्जिद बनवा रहा, कोई मंदिर बनवा रहा है, उससे क्या दिक्कत है? किसको क्या दिक्कत है? वो मंदिर था, मंदिर बना, वहाँ पे मंदिर तो था, मंदिर बना। बिल्कुल। सर अभी वक्फ बिल पास हुआ है, वक्फ बिल जी। अभी संसद भवन में पास हुआ है जी। और राहुल गांधी जी और सारे विपक्ष पार्टी हमें घेर रही है कि ये जो वक्फ बिल पास हुआ है ये मुस्लिम के हित में नहीं है। देखिए, ये राजनैतिक जो नेता हैं ये इसको भटका रहे हैं लोगों को। सही चीज़ तो ये है कि अब इसके बारे में हम दोनों को पता नहीं कि है क्या चीज़। बिल्कुल सही बात है। मतलब उनको जानकारी ये नहीं है कि वफा क्या। अभी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ज़मीन कब्जा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ये मुसलमान के भी हित में है, हिंदू के भी हित में, दोनों के हित में है, ऐसा नहीं। सर भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा व्यवस्था कैसी लगती है आपको? शिक्षा काफ़ी सुधार आया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कार्य किए हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और आगे हम वैसे किसी पार्टी से नहीं हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि मैं बीजेपी में हूँ, अभी हमने किसी की ना सदस्यता ली है, लेकिन ये है कि अगर इसी तरह रहा तो अभी भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत
दिनों तक रहेगी। क्या बात। सर जानना चाहेंगे कि अक्सर विपक्ष सवाल उठाते हैं रोजगार को लेके जी कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जी तब से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या सच में सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं, बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। योगी गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट में जितनी नौकरियां मिली हैं शायद किसी गवर्नमेंट में मिली हों, और पारदर्शिता बहुत रही। पारदर्शिता ये रही कि किसी जात को नहीं। आज जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, चाहे जी किसी लाइन में जाएं, तो वही बच्चे जा रहे हैं जो तेज हैं, अच्छे हैं, तो वही जा रहे हैं। रिश्वत नहीं चल रही। पहले रिश्वतें बहुत चलती थी, आज रिश्वत नहीं चल रही। कितने टीचर, शिक्षक भर्ती हुए, हमारी बहनें भर्ती हुई, भाई हमारे कितने भर्ती हुए, तो वो बगैर पैसे के। और बेरोजगारी की रही बात, बेरोजगारी तो देखिए जनसंख्या इतनी है तो कितनी नौकरी आप देंगे? नौकरी की भी तो सीमा है। बिल्कुल। तो रोजगार, बच्चे अगर शिक्षित रहेंगे तो रोजगार करेंगे। सही बात। हम कहाँ नौकरी कर रहे हैं? हम तो नौकरी पे, आज बच्चे को हमने अपनी नौकरी छोड़वा दी है। हम तो अपने बच्चे को नौकरी, मिली हुई नौकरी, और हमने अपने बेटे को नौकरी छोड़वा दी। देखिए सब कुछ होता है लगन। अब करने के लिए अगर कुछ करना चाहेगा आदमी तो करेगा, और नहीं करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। अब आदमी कहे बेरोजगार के नाम पे बैठ जाओ, घर में बैठे रहो भाई। अरे कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हमें जुनून बहुत ज़रूरी है, जुनूनी होना। सर बात करते हैं कि रायबरेली की राजनीति के बारे में। अक्सर रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है जी। क्या आप मानते हैं कि रायबरेली में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? हमको नहीं लगता। हमको तो नहीं लगता कि रायबरेली में अच्छा काम कर रही है। कोई ऐसा काम, अभी तो राहुल गांधी 1-2 दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं ये हमको बता दें कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है। सर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भी रायबरेली कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा? नहीं, ये कि किसी को ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और जैसे इस बार रहा कि हर खाते पे इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, बाद में लोग, हम तो प्रधान हैं तो लोग पैसा भी ढूंढते रहे कि भैया खाते में उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो झूठ बोल के कभी ज़्यादा दिन किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सर रायबरेली का चुनाव का बड़ा मुद्दा क्या होगा? रायबरेली का चुनाव का बड़ा मुद्दा तो क्या बोले हम, चुनाव तो हवा पे हो जाता है बस। जैसी हवा होती वैसे चुनाव, मुद्दा लेके कोई चुनाव कहाँ लड़ रहा है। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जो चुनाव लड़ते हैं, जो नेता, जात के नाम पे सब बढ़ जा रहा है। बिल्कुल। चुनाव तो अब जात के नाम पे बढ़ जा रहा है ना, कि हम ठाकुर हैं, वो यादव हैं, मौर्य हैं, ये तो उस नाम पे बढ़ जा रहा है। लेकिन ये गलत है, हमारा अपना मानना है। जो अच्छा हो उसी को चुनना चाहिए, हमारा अपना मानना है, जात पे नहीं जाना चाहिए। सर क्या आपको लगता है कि आज भी कई ऐसे नेता हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए, क्योंकि जिस जनता ने हमें वोट दिया है उस जनता के साथ हमें मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है रायबरेली में ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है? नहीं, अब जमीनी चक्कर है ना कि देखिए गवर्नमेंट तो काम अच्छा कर ही रही है। अब नेता कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अब किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना शायद गलत होगा। बिल्कुल सर। सर जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी रायबरेली से सांसद हैं जी, तो क्या सर रायबरेली में कुछ ऐसे काम हैं जो उनको कराने चाहिए जो जनता के मन में है? क्या कुछ क्वेश्चंस आप बता सकते हैं, कुछ ऐसे काम आप हमें बता सकते हैं जिसे राहुल गांधी को कराना चाहिए रायबरेली के लिए? हाँ बिल्कुल कराने चाहिए। सर जैसे कोई काम आप जो मुझे बताना चाहें। देखिए हमारा कहने का मतलब, जो उनकी तो निधि नहीं पता चलती कि उनकी निधि गई कहाँ। कभी ओपन नहीं हो पाता कि उनकी निधि कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही है। और निधि जा रही तो बीच के लोग क्या कर रहे हैं हमको तो नहीं पता रहता है। और हमारे हिसाब से तो काम, जैसे सड़कें तो गवर्नमेंट अब बहुत बना रही है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट से अच्छी सड़कें शायद किसी ने आज तक के इतिहास में बनाया हो। कि इधर कहीं चले जाओ पूरे भारत में, क्योंकि बाई रोड में बहुत यात्रा करता हूँ, तो जहाँ चले जाओ हम तो भाई गवर्नमेंट, नितिन गडकरी जी भाई इस मामले में तो नंबर 1 नेता, बिल्कुल सड़क के मामले में। सर जानना चाहेंगे कि रायबरेली ज़िले में एम्स खुला हुआ है
जी गांधी परिवार कहता है कि मैंने रायबरेली के लिए एम्स दिया है। जी। इस पे आपका क्या कहना है? क्या एम्स देने से ही सारी दिक्कतें जनता की दूर हो जाएंगी? देखिए, हम बिल्डिंग खड़ा कर दें हाँ, बिल्डिंग खड़ा करने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एम्स दे के मतलब आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। कोई एक ऐसी फिल्म आप जो मुझे बताना चाहें जिसे आप देखना पसंद करते हो? एक गोविंदा की फिल्म है और उसी से हम अपना वो लेते हैं, वो क्या थी, स्वर्ग क्या नाम था उसका। सर, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपका सबसे पहला किस फाइल पे आप साइन करेंगे? शिक्षा। शिक्षा। शिक्षा सबसे पहला। जब बच्चे शिक्षित रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमारा अपना मानना है कि नीचे तबके से लेके शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, गरीब अमीर सबको शिक्षा, इस पे गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए। इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई अंतिम संदेश जो युवाओं को आप देना चाहें? हम तो हर बच्चे को यही चाहेंगे और युवाओं को यही चाहेंगे कि पहली चीज़ तो ईमानदार बने। बिल्कुल। ये हमारा अपना मानना है कि आदमी जीतेगा जरूर। अगर आपके अंदर वो है, सोच अच्छी है, तो आप बढ़ोगे आगे, रोकोगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, हमारे इस खास पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।